नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम एससी एसटी समाज में जो क्रिमिनल व्यवस्था के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत में ये व्यवस्था कब से लागू हुई है और ऐसे कौन से वर्ग हैं जिनमें अभी क्रिमिनल व्यवस्था सिद्धांत है वो चालू है या आगे कौन से वर्ग में ये चालू हो सकता है, केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है। इन सब बातों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और 21 अगस्त को जो एससी एसटी समाज के जो व्यक्ति हैं या एससी एसटी जो समाज है उन्होंने भारत बंद का जो आह्वान किया है उसका मुख्य क्या कारण हो सकता है। तो हम इस वीडियो में इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और डिटेल से जानेंगे। आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपनी कोई भी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिमिनल व्यवस्था है वो क्या है। ये जो शब्द है, क्रिमिनल जो शब्द है, इसका अर्थ है कि मलाईदार तबका है, यानी समाज का वह भाग जो मालदार है वो क्रिमिनल व्यवस्था में आ सकता है। क्रिमिनल व्यवस्था में कौन आ सकता है कि समाज का जो मालदार जो व्यक्ति है वो आएगा, यानी वह वर्ग जिसने क्या है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या है कि प्रगति कर ली है, वो वर्ग है वो क्रिमिनल की श्रेणी में आएगा। यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से जिसने प्रगति कर ली है वह वर्ग इस व्यवस्था में आएगा। वर्तमान में ये जो व्यवस्था है वो किस में लागू है? अभी ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो 27% है। ओबीसी रिजर्वेशन 27% है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन में क्रिमिनल व्यवस्था लागू है। और बात करें हम इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो प्रमोशन का जो नियम है उसमें क्रिमिनल व्यवस्था लागू की गई है। यानी ओबीसी वर्ग में क्रिमिनल व्यवस्था है और एससी और एसटी वर्ग प्रमोशन में ये व्यवस्था लागू की गई है। प्रमोशन के मामले में भी क्रिमिनल का सिद्धांत है वो लागू है। अब बात करते हैं हम कि उच्चतम न्यायालय का क्रिमिनल के बारे में क्या निर्णय है। जो हाल ही में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी एक 7 जजों की एक संवैधानिक पीठ ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में उसने क्या कहा वो हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी रिजर्वेशन में सरकार अलग से वर्गीकरण कर सकती है। यानी उसने कहा कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, उनका जो आरक्षण है, उसमें सरकार है वो अलग से वर्गीकरण कर सकती है, यानी क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल श्रेणी का वो वर्गीकरण कर सकती है। इसी बात के लिए 21 अगस्त को जो एससी और एसटी समाज के जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं उनके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। यानी जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल दो श्रेणियां हैं, क्रिमिनल कौन सा है, नॉन क्रिमिनल कौन सा है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी और एसटी समाज के भी दो वर्ग किए जा सकते हैं। जिन्होंने आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है वो क्रिमिनल की श्रेणी में आएगा और जिन्होंने आर्थिक रूप से प्रगति नहीं की है वो नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आएगा। ये जो संवैधानिक जो पीठ थी इसमें कुल कितने जज थे? 7 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश के अलावा है और वहां पर न्यायाधीश थे। जैसे बात करें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ थे और विक्रमनाथ, न्यायाधीश वेला त्रिवेदी, न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश मनोज मिश्रा और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, ये उस संवैधानिक पीठ में शामिल थे। जिनमें से एक जो न्यायाधीश था उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि एससी और एसटी जो वर्ग है उसमें उसका वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये था सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बॉल गेंद है ये सरकार के पाले में फेंक दी कि सरकार अलग से और वर्गीकरण कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर वर्गीकरण नहीं करना चाहता है,
उसने ये निर्णय सरकारों पर छोड़ दिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि अलग से आप एससी और एसटी समाज जो आरक्षण है, जो उनका जो रिजर्वेशन है, उनका आप वर्गीकरण कर सकते हो। ये बात उन्होंने सरकारों पर छोड़ दी है, उसने यही निर्णय दिया था। इसके बाद अगर बात करें कि केंद्र सरकार का एससी एसटी क्रिमिलियर के बारे में क्या निर्णय है, तो केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रिमिलियर व्यवस्था लागू नहीं होगी। एससी और एसटी के जो आरक्षण है, जो उनका जो रिजर्वेशन है, उनका वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, उनमें क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर जो श्रेणी है वो लागू नहीं होगी। केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री ने अभी एक वक्तव्य दिया था, केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि जो हाल ही जो रिपोर्ट जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसने उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण किया जाए, लेकिन हम इसे वर्गीकरण को लागू नहीं करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में एससी एसटी आरक्षण में क्रिमिलियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाल ही राय पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें क्रिमिलियर का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के प्रति कटिबद्ध है, इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू रहेगा। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा था एससी एसटी समाज के रिजर्वेशन के बारे में, उसी रिजर्वेशन के अनुसार, उसी सिद्धांत के अनुसार एससी एसटी में रिजर्वेशन चालू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो जो राय थी या उनका जो फैसला था वो केंद्र सरकार ने फिलहाल नहीं माना है कि वो एससी एसटी के रिजर्वेशन में किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने को तैयार है नहीं है। जो संविधान में जो लिखा गया है, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में जो लिखा था उसी सिद्धांत के अनुरूप है वो एससी और एसटी समाज में रिजर्वेशन व्यवस्था लागू रहेगी। अब बात करते हैं हम कि अगर किसी वर्ग विशेष में क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर का जो ये वर्गीकरण लागू हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर लागू हो जाए तो प्रभाव क्या पड़ता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% रिजर्वेशन मिलता है, यानी ओबीसी जो वर्ग है उसको 27% कोटा है। क्रिमिलियर वेस्ट के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है तो उसी परिवार के लड़के या लड़की को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, उसे नॉन रिजर्वेशन कोटे से नौकरी या दाखिला मिलता है। यानी अगर ओबीसी वर्ग का कोई भी परिवार है, उसकी सालाना आय है वो 8 लाख से ज्यादा है, तो इसका मतलब है उसे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी जो कोटा है 27% है, यानी आप सरकारी नौकरियों में या जो बड़ी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें एडमिशन में जो 27% का जो कोटा है वो कोटा नहीं मिलेगा अगर 8 लाख से आपकी सालाना इनकम है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर श्रेणियां अगर आरक्षण में लागू होगी तो यही प्रभाव एससी और एसटी पर पड़ेगा, यही प्रभाव ओबीसी पर भी पड़ रहा है और ईडब्ल्यूएस पर भी पड़ रहा है कि जिसकी आय 8 लाख से, जिस परिवार की आय 8 लाख से ज़्यादा है, इसका मतलब उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात यह कि 8 लाख की आय अधिक होने का कारण है कि उसे किसी भी प्रकार का लाभ यानी आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिलेगा, उसे सामान्य तौर पर जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। उस परिवार को किस कैटेगरी में गिना जाएगा? जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो क्रिमिलियर जो व्यवस्था है ये भारत में कब से लागू हुई, ये बात महत्वपूर्ण है। ये व्यवस्था लागू कब हुई? ये 1993 से लागू है। ये व्यवस्था है वो भारत में कब से लागू हुई है? 1993 में, क्योंकि उसी समय जो ओबीसी का जो आरक्षण का जो फैसला हुआ था उससे पहले, हम पहले की थोड़ी बात करें, उससे पहले की कि मंडल कमीशन या उसको कह सकते हैं कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को साल
1979 में गठन किया गया था। यानी मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 ईस्वी में। और इसका गठन क्यों किया गया? कि भारत के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया। यानी भारतवर्ष में जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े जो वर्ग है, उनकी पहचान के लिए मंडल मंडल आयोग या मंडल कमीशन का गठन किया गया था 1989 में। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी वो 1980 में पेश की थी। और जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में जो लिखा गया था वो 1990 में क्या किया गया था? उसको लागू किया गया था। उसको कब लागू किया गया था? 1990 ईस्वी में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंडल कमीशन का गठन कब किया गया था? तो मंडल कमीशन का जो गठन है वो 1979 ईस्वी में किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट है 1980 में पेश की और उस रिपोर्ट को लागू कब किया गया था? 1990 में। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। और इसी के नाम पर उसको क्या कहते हैं? मंडल कमीशन या सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग, या इसका पूरा नाम क्या है? ये नाम है इसका पूरा नाम, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग, या बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मंडल कमीशन कहते हैं। इसके लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया था जब मुरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय की ये बात है। उस समय इसका गठन किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो क्रिमिनल जो व्यवस्था है वो 1993 से भारत में लागू है, लेकिन वो कैसे लागू हुई वो देखते हैं कि 1993 की अगर बात करें हम, तो जिन परिवारों की 1 लाख से ज्यादा आय थी, 1 लाख से ज्यादा आय थी, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। फिर 2004 में ये 1 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 2.5 लाख रुपए कर दिया कि जिन परिवारों की सालाना इनकम 2.5 लाख, 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 2008 की अगर बात करें तो इसे फिर से बढ़ा दिया गया और 4,50,000 रुपए कर दिया कि 4,50,000 से अधिक सालाना आय वाले जो परिवार है उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। फिर 2017 में फिर उसे बढ़ाया गया और अब कर दिया है 8 लाख। अब वर्तमान में जिन परिवारों की सालाना इनकम 8 लाख से अधिक है वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते। और इसमें ओबीसी वर्ग है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, इन परिवारों की अगर इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है तो वो फिर अपनी कैटेगरी जो श्रेणी है, जो उनका जो रिजर्वेशन या आरक्षण है, उनका वो लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि इस क्रीमिलियर में कौन कौन सी श्रेणी, कौन कौन से लोग शामिल हैं के बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति है वो इस श्रेणी में आएंगे। जैसे बात करते हैं कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और मुख्य निर्वाचन आयोग है वो इस श्रेणी में आएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखोगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। संवैधानिक जो पद धारण कर लेता है, चाहे उसकी सालाना इनकम कितनी भी हो, अगर इन पदों पर कोई व्यक्ति विराजमान हो गया तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सेवा में कार्यरत ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी, यूनिवर्सिटी के अधिकारी, बैंकों के अधिकारी, बीमा कंपनियों के अधिकारी एवं निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी भी इस श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा इंजीनियर है, डॉक्टर है, सलाहकार है, कलाकार है, लेखक है और अधिवक्ता भी इसी श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा बात करें कि सेना में कर्नल या उसके समकक्ष रैंक का कोई भी अधिकारी, यही बात है
वायुसेना में भी लागू है, यही बात है नौसेना में भी लागू है, और यही बात है पैरामिलिट्री है या जो अर्धसैनिक बल है उनमें भी लागू है कि किसी भी सेना में, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो या पैरामिलिट्री हो या और भी कोई हो, उनमें कर्नल या उसकी समकक्ष रैंक का कोई भी कर्नल की रैंक से ऊंचा या कर्नल के समकक्ष रैंक का अधिकारी है वो इस श्रेणी में आएगा। जिनके खुद के वाणिज्य या व्यापार में लगे व्यक्ति, जिनके पास बड़ी कंपनियां हैं, जिनका टर्नओवर है वो सालाना बहुत ज़्यादा है, तो वो इसमें शामिल है। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक रिक्त भूमि या कृषि भूमि है, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, भवन के अलावा रिक्त अगर भूमि ज़्यादा है, एक गवर्नमेंट के मापदंड के अनुसार ज़्यादा है या कृषि भूमि ज़्यादा है, तो वो इसमें आएंगे। जिन लोगों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है वो इस श्रेणी में आएंगे। बात करें हम कि सालाना आय में सैलरी से प्राप्त वेतन और कृषि से प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृषि से प्राप्त हुई आय है उसको आप इसमें सम्मिलित नहीं करोगे। कृषि से प्राप्त, खेती से जो भी हमें इनकम होती है वो इसमें शामिल नहीं है, और सैलरी से हमें जो वेतन पैसे मिलते हैं वो इसमें सालाना इनकम में शामिल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान में क्या लिखा गया है, भारतीय जो संविधान है उसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में, तो संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340(1) में पिछड़ा वर्ग शब्द का उल्लेख है। 15(4), 16(4) और 340(1) में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख है। अनुच्छेद 16(4), 15(4) में कहा गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, विशेष सुविधाएं दी जा सकती है। यानी अगर कोई भी वर्ग पिछड़ा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से, तो राज्य सरकार 15(4) और 16(4) के अनुसार उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकती है उनके कल्याण के लिए। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन आने वाले किसी पद पर नियुक्ति के मामले में समानता के अवसर की बात की गई है। अब संविधान का जो अनुच्छेद 16 है उसमें समानता की चर्चा की गई है। समानता का मतलब है कि सब समान है, किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ये बात है संविधान के अनुच्छेद 16 में लिखी गई है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अगर राज्य को लगता है कि नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है। अगर इसका अपवाद यह है कि राज्य सरकार को ऐसा लगे कि किसी वर्ग का नियुक्ति में प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, या जो व्यक्ति शैक्षणिक है या आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर है, उन व्यक्तियों को आरक्षण दिया जा सकता है। जो हमें जो आरक्षण मिल रहा है वो इसी बात पर मिल रहा है, बस यही बात संविधान में लिखी गई है ना, इसी बात के अनुसार राज्य सरकारें अलग अलग कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उनको आरक्षण दे रही है। इसके बाद क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर की सारणी दे रखी है। क्रिमिलियर के 8 लाख से अधिक आय वाले आएंगे, और नॉन में कौन आएगा? 8 लाख से कम आय वाले। आय में आपको पता है कि कृषि से प्राप्त, खेतीबाड़ी से प्राप्त या सैलरी से प्राप्त आय को आप सम्मिलित नहीं करोगे। यानी फैमिली इनकम 8 लाख से अधिक है क्रिमिलियर की, कृषि आय और सैलरी शामिल नहीं है। और इनकी फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है, कृषि आय और सैलरी आय सम्मिलित इसमें भी नहीं है। नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं है। जो क्रिमिलियर है उनको कोई भी किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, और इनको आरक्षण है। अब इनको आरक्षण नहीं है तो इनको आरक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और अगर इनको आरक्षण लेना है नॉन क्रिमिलियर को तो उनको आरक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा हो या किसी संस्थान में एडमिशन प्राप्त कर रहा हो, तो वो अपना निर्धारित जो सर्टिफिकेट है वो इसमें जरूर लगाएगा। तो ये भारत में क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर व्यवस्था की गई है। हाल ही में जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि राज्य सरकारें हैं वो एससी और एसटी
जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण कर सकती है। तो इसके विरोध में कहें या ऐसी ऐसी समाज का 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान है शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।